वैशाली और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली। हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे। रियल एनालिसिस में हम लोग बेसिक्स की 2 क्लासेस देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन क्या होती है, टर्म्स किस तरह से लिखते हैं, टर्म्स क्या होती हैं सीक्वेंस की, वो देख लिया था। रियल सीक्वेंस क्या होता है, रेंज सेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये भी देख चुके हैं कि अगर आपके पास जो उसकी बाउंडेडनेस पे बात कैसे की जाती है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो है, उसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे जो सीक्वेंस होता है उसकी मोनोटोनिसिटी क्या होती है। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो कैसे चेक किया जाता है, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। तो हम लोग ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं मोनोटोनिसिटी ऑफ अ सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस को मोनोटोनिक कब कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले बात आती है, एक आता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और एक आता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पर 4 तरह के सीक्वेंसेस पे हम लोग बात करते हैं। पहला होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, फिर दूसरा हो जाता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, फिर होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, ये शब्द आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे, ये वर्ड्स जब आप 11th-12th में पढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वर्धमान ह्रासमान, एक दिष्ट निरंतर वर्धमान, एक दिष्ट निरंतर ह्रासमान, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, वैसा ही यूज यहाँ पर भी यूज होता है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है एन, रियल नंबर्स का सीक्वेंस है, दैट मीन्स रियल सीक्वेंस है, तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, जब आप n बढ़ाएं तो उसके साथ साथ कोरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की टर्म्स भी बढ़े। दैट मीन्स इफ an+1 is greater than equals to n for all n belongs to natural number। ये कब होता है, जब आप बोलें कि n is less than equals to an+1 for all n belongs to नेचुरल नंबर। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये मेरे पास है n और ये है कोरेस्पॉन्डिंग मेरे पास n, तो जैसे जैसे n बढ़े वैसे वैसे ही n बढ़े या उसके साथ साथ वो इक्वलिटी भी होल्ड कर सकता है। ठीक है, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। मतलब a1 से a2 हमेशा बड़ा होना चाहिए, a2 से a3 बड़ा या बराबर हो सकता है, a3 से a4 बड़ा या बराबर हो सकता है। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। इस जैसे अगर आपके पास यहाँ पर एक सीक्वेंस का एग्जांपल दिया गया है n, जो कि इस तरह से डिफाइंड है, जिसमें 0 1 1 2 2 2 3 3 3 इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स हैं, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो a1 है वो है 0, a2 है वो है 1, a3 है वो है 1, a4 है वो है 2, a5 है वो भी है 2। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a1 से a2 बड़ा है, a2 और a3 बराबर या बड़ा होना चाहिए a3 को, a3 से a4 बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इक्वालिटी भी होल्ड करेगा तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ग्राफ देखें तो इस तरह से बन सकता है, इंक्रीजिंग इक्वालिटी होल्ड कर सकता है और फिर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होता है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि स्ट्रिक्टली में इक्वालिटी खत्म हो जाती है, n is less than n+1 हो जाएगा, इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, इक्वालिटी होल्ड नहीं होगी, तब ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर इसके ग्राफ की बात करूं मैं, तो ग्राफ किस तरह से होगा, मेरे पास ग्राफ होगा इस तरह से, सिर्फ इंक्रीज करता हुआ। ये n है और ये n। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल आप देखें तो यहाँ पर आपके पास है, इसकी टर्म्स होंगी, सीक्वेंस n का है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये है a1, ये क्या है मेरे पास, a1 है, ये 2 है, ये a3 है, ये a4 है। इस तरह से टर्म्स आ रही है मेरे पास। आप देखें कि a2 जो है वो a1 से बड़ा है, a3 जो है a2 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, इक्वलिटी यहाँ पर होल्ड नहीं हो रही है, तो ये है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब बात आती है, एक आता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या होगा कि जैसे इंक्रीज कर रहा है तो कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स बढ़ रही हैं, डिक्रीज करेगा तो n तो बढ़ेगा लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस की टर्म्स क्या होंगी, छोटी होने लग जाएंगी, दैट मीन्स डिक्रीज करने लग जाएंगी। दैट मीन्स आप बोले कि अगर मेरे पास ये, मैं अगर ऐसे बोलना चाहूं, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। देखें, अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि मेरे पास n+1 जो है वो n से बड़ा होता है, ठीक है, n+1 n से बड़ा है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो जो an होगा वो an+1 से
छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए। ये सिंबल चेंज करेंगे हम लोग इसमें, ये an जो है वो बड़ा होना चाहिए an+1 से। अगर इक्वलिटी भी होल्ड करता है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अगर ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ होगा कुछ ऐसा, डिक्रीज कर रहा है, इक्वलिटी होल्ड की, फिर डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, ये होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या होगा कि n+1 अगर n से बड़ा है तो n जो है वो स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए an+1 से। दैट मीन्स अगर ग्राफ की बात करूं तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करना चाहिए। इस तरह से होगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम लोग, डेफिनेशन भी देख लेते हैं और एग्जांपल्स की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कि अगर बोला जा रहा है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस xn इज कॉल्ड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इफ x1 x2 x3 इस तरह से टर्म्स तो बढ़ रही हैं। ठीक है, x1 बड़ा है x2 से, x2 बड़ा है बराबर है x3 से, एंड सो ऑन, इस तरह से है। और ये xn क्या है, एक्चुअल में ये an की बात कर रहा है, टर्म्स ही हैं, सीक्वेंस की टर्म्स की बात ही कर रहा है, तो वही यहाँ पर ये यूज कर रहा है xn+1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू सो ऑन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि xn जो है, या फिर आप xn की जगह अगर आप an लेना चाहें तो an जो है वो an+1 से बड़ा या बराबर होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, और अगर ये तो हुआ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि an जो है वो स्ट्रिक्टली बड़ा होता है an+1 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इक्वलिटी होल्ड नहीं होती है, तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करना चाहते हैं तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं -n का, ये लेती हूँ। इसमें सीक्वेंस की टर्म्स कैसी होंगी, इसमें सीक्वेंस की टर्म होगी -4 -3 -2, सॉरी इसको मैं सही से लिख देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसमें सीक्वेंस की टर्म्स कैसी होंगी, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो -1, फिर -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें, ये है मेरी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, ये है मेरी सीक्वेंस की सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहे हैं। तो आपको पता है कि 3 जो है वो 2 से बड़ा होता है, 3 जो है 2 से बड़ा होता है, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म आ रही है A3 वो A2 से छोटी है। ठीक है, A3 जो है वो A2 से छोटी है, तो ये सीक्वेंस क्या होना जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। और आप देखें हर टर्म छोटी आ रही है तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप लोग। अगर कोई टर्म ऐसी आ जाए, जैसे कोई सीक्वेंस ऐसा आ जाए, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ कि क्या होगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, एक एग्जाम्पल तो मैंने ये वाला ले लिया -n, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया -1 -2 -3 -4। आप देख सकते हैं कि हर आगे आने वाली टर्म पहले वाली टर्म से छोटी आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, और इक्वलिटी भी होल्ड नहीं हो रही है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अगर मैं बात करूं, कोई सीक्वेंस की टर्म्स इस तरह से दे दे मुझे कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस तरह से दे दे, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा, अब यहाँ पर इक्वलिटी भी होल्ड हो रही है, क्योंकि ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म, ये है सिक्स्थ टर्म, इस तरह से है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो A1 है वो A2 से बड़ा है, A2 जो है वो A3 के बराबर है, बड़ा या बराबर हो सकता है। अब A4 जो है वो A3 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली बड़ा है, मतलब इक्वलिटी भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पर A4 A3 से बड़ा है, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि ये सिंपली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड हो रही है। ठीक है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा, मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया। अगर एक एग्जांपल और लें हम लोग, जैसा कि है 1/n, इसकी टर्म्स कैसी होती हैं, इसकी टर्म्स होती है 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। अब
ये चेक करेंगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं मैं तो 1 यहाँ आता है, फिर उसके बाद 1/2, फिर 1/3, 1/4। दैट मीन्स ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब हर टर्म क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और इसी के साथ साथ इक्वलिटी होल्ड हो रही है। तो ये क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में मेजर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर अगर आपको चेक करना है, इसको चेक करने का एक तरीका और होता है जो कि भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल लें हम लोग कि मेरे पास एक सीक्वेंस है xn जो कि इस तरह से है 2n/n+1 ये है। अब मुझे चेक करना है कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जो भी है हम लोग इसको चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, मैं इसके कोरेस्पॉन्डिंग xn+1, xn nth टर्म क्या है सीक्वेंस की 2n/n+1, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग n+1th टर्म भी निकाल लेती हूँ। वो क्या हो जाएगी 2n+1 डिवाइडेड बाय n+1+1। n की जगह आप n+1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n+2 डिवाइडेड बाय n+2, ये हो जाएगा। अब आप क्या करें कि xn+1 में से xn को माइनस कर दें। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो इंक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 हुआ तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2n+2 डिवाइडेड बाय n+2 माइनस 2n डिवाइडेड बाय n+1। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास n+2 n+1, तो ये हो जाएगा 2n+2 n+1 माइनस 2n n+2। एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n² प्लस 4n+2। ठीक है, माइनस 2n² माइनस 4n डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है n+2 n+1 आ रहा है। ठीक है, 2n² से 2n² कैंसिल आउट, 4n से 4n कैंसिल आउट, आपके पास बचा 2/n+2 डिवाइडेड बाय n+1, जो कि हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल 0 भी नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप लोग बोल सकते हैं विच इम्प्लाइज जो xn है वो क्या है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इसके रिजल्ट की बात करूं मैं, तो आप इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, xn एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये आपके पास कोई सीक्वेंस है, आपने क्या किया, xn+1 माइनस xn किया। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपका सीक्वेंस होगा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। xn+1 माइनस xn ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अगर पॉसिबिलिटी आई कि वो 0 भी हो सकता है तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर xn+1 माइनस xn का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा। और फोर्थ पॉसिबिलिटी होती है कि अगर xn+1 माइनस xn जो है वो डिफरेंस लेस देन 0 हो तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है। क्वेश्चंस में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को देखने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट पूरा हो जाता है, जिसे आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं जिसकी हम लोग बाउंडेडनेस, सुप्रीमम, इन्फीमम और इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो देख लेते हैं कि ये क्या क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग n लेते हैं। ये सीक्वेंस है, इसकी टर्म्स होंगी 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। अब आप देखें कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये सीक्वेंस मेरा बाउंडेड है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये है बाउंडेड बिलो एंड नॉट बाउंडेड अबव। ये बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी टर्म 1 दिख रही है, सबसे बड़ी टर्म मुझे नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव नहीं है। उसी के साथ साथ ये है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, वो भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। आप देख सकते हैं टर्म्स दिखाई दे रही हैं आपको, तो यहाँ पर आप
बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। उसके बाद ये यहाँ पर इसका सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप कि इसका अपर बाउंड्स का सेट क्या है। अपर बाउंड सेट क्या होगा नहीं पता, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ऊपर से किससे बाउंडेड है। सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स क्या हो जाएगा इसका, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स इसका हो जाएगा -∞ to 1, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ऑफ लोअर बाउंड्स मिल रहा है तो आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा। तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीमम। वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1, ठीक है, वो हो जाएगा 1, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं इसमें। इसी तरह से अगर आप इसका ही अल्टरनेट सीक्वेंस लेते हैं जो कि है -n, तो इसकी टर्म्स किस तरह से होंगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये हो जाएंगी। आप देखें कि ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है, क्योंकि आपकी सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो है वो -1 से छोटी हैं। आपको एक रियल नंबर -1 ऐसा मिल रहा है जिससे सारी टर्म्स क्या हैं, छोटी हैं, तो ये बाउंडेड अबव है, ठीक है। अनबाउंडेड बिलो है, अनबाउंडेड बिलो है, क्योंकि सबसे छोटी कौन सी टर्म है मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर इसके बाद ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, वो भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। अपर बाउंड क्या है इसके, अपर बाउंड्स का सेट है -1 to ∞, ये सारे अपर बाउंड्स हैं। तो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा इसका, लीस्ट अपर बाउंड जिसे हम लोग बोलते हैं सुप्रीमम। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1, ठीक है। इसका इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका इन्फीमम क्या होगा, वो हो जाएगा -∞। इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, इसका सुप्रीमम हो जाएगा ∞, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप और भी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप और भी एग्जांपल्स इजीली यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप और एग्जांपल की मैं बात करूं, ठीक है, तो देखें जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, एक सीक्वेंस तो मैं ले लेती हूँ 1 + -1 की पावर n/n। सपोज ये मैंने सीक्वेंस ले लिया। अब इसकी टर्म्स कैसी होंगी, इसकी टर्म्स मेरे पास होंगी 1 + 1/n when n is even, 1 - 1/n if n is odd, ये हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देखें कि इसका टर्म्स किस तरह से मिलेंगी आपको। जब आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। जब n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो 1 + 1/2 दैट मीन्स 3/2 हो जाएगा। फिर आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये मिलेगा 1 - 1/3। फिर आप n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये मिलेगा 1 + 1/4। इस तरह से सीक्वेंस की टर्म्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर, इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो ये हो गया 3/2, ये हो गया -2/3, फिर यहाँ से आ जाएगा 5/4, ये होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, टर्म्स घट रही हैं, घटते घटते ये सीक्वेंस कहाँ जाएगा, ये घटते घटते ये सीक्वेंस जा रहा है 1 की तरफ, मतलब बढ़ेगा लेकिन एक तरह से बढ़ के यहाँ पर 0 आ गया आपके पास, सॉरी 0 नहीं आना चाहिए था, 1 आना, 0 आए, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये 0 to 1 के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अगर इसका नेचर देखना चाहें तो ये मिलेगा 1 + -1 की पावर n/n, तो ये मिलेगा मुझे 1, ठीक है। मतलब ये दोनों साइड से ये कहाँ जाएगा, ये 1 की तरफ जा रहा है, 0 से 1 के बीच में ही आपको टर्म्स आपको मिलती हुई दिखाई देगी, 1 पे ही टेंड करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका बोल सकते हैं कि इसका अपर बाउंड क्या होगा, इसका लोअर बाउंड क्या होगा।
तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है, ये सबसे पहले चेक करना पड़ेगा आपको कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है। आप देखेंगे 3/2 और 5/4 में कौन सी टर्म बड़ी होती है। 3/2 दैट मीन्स 1/1.5, 5/4 दैट मीन्स कितना होता है 1.25 समथिंग, ठीक है, दैट मीन्स डिक्रीज कर रहा है, ये टर्म इससे डिक्रीज करिए। फिर नेक्स्ट टर्म अगर आप निकालेंगे तो 1 - 1/5 आएगा, दैट मीन्स 4/5 आएगा, ये 4/5। तो एक आपके पास है 2/3 और एक है आपके पास 4/5। 2/3 कितना होगा 0.8 समथिंग और 4/5 कितना होगा, ये भी 0.8 समथिंग। अगर आप देखें तो ये 0.88 समथिंग और ये हो जाएगा आपके पास ये, तो ये भी क्या हो रहा है डिक्रीज कर रही है, ये टर्म्स भी क्या हो रही है डिक्रीज कर रही हैं, दोनों टर्म्स डिक्रीज कर रही हैं और डिक्रीज करते करते ये 1 की तरफ टेंड करेंगी, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है मोनोटोनिक, ये दो तरह से दो टर्म्स बन रही हैं इसमें और दोनों 1 की तरफ टेंड कर रही हैं, तो दो तरह से ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको इसको टर्म से ही देखना पड़ेगा, xn+1 माइनस xn से आप लोग नहीं ऑब्जर्व कर सकते क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस बन रहा है, इसमें -1 की पावर n आ रही है, दो तरह का बिहेवियर ये दिखा रहा है, ठीक है। फिर ये बाउंडेड है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको 0 भी मिल रहा है और 1 भी मिलेगा जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, ये बाउंडेड है, 0 to 1 के बीच में इसकी टर्म्स आपको मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या है बाउंडेड हो गया, इसका सुप्रीमम कितना मिलेगा आपको, सुप्रीमम इसका मिलेगा आपको, जैसे आप लोग बोल सकते हैं इसमें सबसे बड़ी टर्म कितनी आ रही है, वो आ रही है 3/2, ये इसका सुप्रीमम है, और सबसे छोटी टर्म कितनी है 0, तो इसका सुप्रीमम है 3/2 और इन्फीमम हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 0, ठीक है, सुप्रीमम हो जाएगा 3/2 और इन्फीमम हो जाएगा 0, ये इसका सुप्रीमम इन्फीमम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।